टेंशन मतलब तो मतलब तेरे क्या इधर ही रहना है क्या? अच्छा, ना ऐसे तो नहीं डीएल सर ने गोद ले लिया होगा, इधर ही आ जाओ फिर दोबारा से। चलो। क्यों? अच्छा नहीं लगे? इतना बढ़िया, और क्या क्या चाहिए माहौल बताओ। है? नंबर क्या पढ़ रहे थे? हैं? क्वेश्चन कर रहे थे? कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे? हाँ बताओ तो मेरे को एक बार बताओ ना, आप लास्ट में क्या पढ़ा है? अच्छा धातु है तो ना दिया। हाँ अब लिखो खनिजीकरण। हेडिंग डालो खनिजीकरण। परिणाम देखो, इसलिए मैं बोलता हूँ कि वो दिन देखो, आप उस दिन के लिए मत पढ़ो, आप उस दिन के लिए पढ़ो जिस दिन रिजल्ट आएगा। सही बात है कि नहीं? इस दिन के लिए पढ़ो, वो दिन देखो, आप जिस दिन मान लो, देखो आप उस चीज को फील करना कि जिस दिन आपके नंबर मिल जाए, नौकरी आप चलो, उस दिन को देखो आप, क्या दिन होगा वो। सही बात है कि नहीं है? उस दिन आदमी है ना फिर, मतलब यहाँ नहीं रहता जमीन पे, वहां कहाँ रहता है? आसमान में रहता है। रात को नींद खतरनाक आती है, 50 आदमियों को बोला था भाई यार मैं तो तेरे को पहले ही जानता था, एक दिन नाम करेगा। ये मालूम नहीं भाई की जिंदगी में क्या क्या बीते हैं। बहन के जिंदगी में खूब सारे बीता वैसे तो। आपकी जिंदगी में समस्या कम थोड़ा ना, बहुत सारी है ना भाई। लड़कों को परमिशन मिल जाती है, चलो ठीक है बेटा 1 साल कर लो, 2 साल कर लो। लड़कियों को परमिशन नहीं मिलती है कि बेटा 2 साल है, 1 साल है, इसमें लगना तो ठीक है, वरना क्या करना? घर पे बैठना नहीं है, काम करना है। घर पे बैठना है, बैठने देते घर वाले हैं? काम करवाते, गोबर डलवाते, गोबर। सही बात है कि नहीं? हाँ चलो ठीक है। खनिजीकरण क्या होता है बताओ? मैं लाइब्रेरी से आ गया, सॉरी सर आज क्लास नहीं लगी, आज क्लास क्या है कि मैं थोड़ा चला गया था, मेरे भूल गया आज क्लास सुपरवाइजर। फिर मेरे को कॉल किया, सर कहाँ हो? मैंने कहा रूम पे। सर सुपरवाइजर क्लास मैंने कब लगती है? और मैंने कहा यार भाई साहब, क्योंकि यार थोड़ा कम है ना मामला अभी, इसलिए। अब जब धीरे धीरे बढ़ जाएगा देखना रिजल्ट आ रहा है अभी, ठीक है। खनिजीकरण क्या होता है बताओ? जैसे मालूम मृदा में क्या होते हैं, कई प्रकार के क्या होते हैं, खनिज होते हैं। उन खनिजों क्या करता है, पोषक तत्व के रूप में चेंज होता है। जैसे मालूम आता है कार्बनिक पदार्थ, इसकी बात करते हैं। कार्बनिक पदार्थ, उस कार्बनिक पदार्थ का किसमें कन्वर्ट होना बताओ? अकार्बनिक पदार्थ में, उसका अकार्बनिक पदार्थ में बदलना। ठीक है। और अकार्बनिक कौन से होते बताओ? नाइट्रेट व कौन सा हो गया? अमोनियम। नाइट्रेट व अमोनियम। अब देखो ये कार्बनिक पदार्थ किसे कहेंगे? ऐसे पदार्थ जिसमें क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन। प्लांट में क्या होता है बताओ? CH होता है कि नहीं होता? CHO कितना परसेंट बताओ? 96%। इसका मतलब कार्बनिक पदार्थ है। तो कार्बनिक पदार्थ किसे कहेंगे? कोई भी पदार्थ जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन कौन सा कहलाता है बताओ? कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, ये आज की क्लास है डियर। ठीक है। अब दो, कार्बनिक पदार्थों का अकार्बनिक पदार्थों में बदलना क्या कहलाता है बताओ? खनिजीकरण। इसको बोलते हैं खनिजीकरण। ठीक है, खनिजीकरण। और अखनिजीकरण क्या होगा बताओ? क्या होगा अखनिजीकरण? हाँ, अखनिजीकरण किसे क्या बताओ? अकार्बनिक पदार्थों का कार्बनिक बदलना। अकार्बनिक पदार्थों किसे बदलना? अकार्बनिक पदार्थों में बदलना। मतलब अकार्बनिक का कार्बनिक, कार्बनिक का अकार्बनिक। किस लिए अकार्बनिक? कैसे? क्योंकि नाइट्रेट और क्या हो गया? अमोनियम। पौधा मुख्यतः नाइट्रोजन किस रूप में लेता है? नाइट्रेट हो गया। और सामान्यतः कौन सा लेता है? दोनों के रूप में लेता है। जिसको लेना है उसमें ले लेगा नाइट्रेट के रूप में, अगर नहीं लेना तो क्या होगा उसको? अमोनियम के रूप में लेगा। ठीक है। धान का पौधा किस रूप में लेता है बताओ? अमोनियम के रूप में, बताएंगे आप। ठीक है, लिखा है ना अपना नाइट्रोजन। अब इसको कई बार क्या होता है हिंदी में गलत लिख देते हैं, इसलिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? इमोबिलाइजेशन। इमोबिलाइजेशन, इमोबिलाइजेशन, इमोबिलाइजेशन क्या बोलते हैं इसको बताओ? इमोबिलाइजेशन कहते हैं इसको। ठीक है। इमोबिलाइजेशन मतलब क्या हो गया? क्या होता है? अखनिजीकरण होता है। कई बार कि सर ये कैसा होगा? इसमें ऐसे कारण क्या होता है, जैसे मतलब सूक्ष्म जीव होते हैं, वो खाने में क्या खाते हैं? नाइट्रेट खाते हैं, अमोनियम खाते हैं। मुख्यतः क्या खाते हैं बताओ? अमोनियम। अब क्या होता है कि उनको अगर प्रॉपर नाइट्रोजन नहीं मिल पाती है तो क्या करेंगे वो? जो मृदा में उपस्थित कौन सी अकार्बनिक नाइट्रोजन, उसको क्या करने देते हो? खाने लग जाते हैं। क्योंकि क्या नहीं मिल रहा उनको? कार्बनिक नहीं मिल रहा, तो किसको खाएगा वो? अकार्बनिक। अब सूक्ष्म जीवों का जीवन काल क्या होता है? छोटा होता है, बहुत ही कम समय का होता है, 2 दिन, 1 दिन, 3 दिन। अब वो खा तो लेंगे लेकिन क्या होंगे? मर जाएंगे ना, वो तो मरेंगे तो क्या बन जाएगा वापस से? कार्बनिक। जीव जंतु भी तो कार्बनिक, अपन भी तो क्या है? कार्बनिक। अपन भी अगर मान लो अपने को डाल दिया जाए मृदा में तो अपन भी क्या करेंगे? सड़ने लग जाते हैं। तो किस में बदल जाए बताओ? अकार्बनिक में बदलते, बाद में किस में बदल जाएगा? कार्बनिक। जैसे उसकी डेड बॉडी होती है वापस से क्या होगा उसका? कार्बनिक से अकार्बनिक। तो ये साइकिल चलती रहती है। तो खनिजीकरण किसे कहेंगे? कार्बनिक पदार्थों का अकार्बनिक है। अकार्बनिक का कार्बनिक बदलना क्या कहलाता है?
अखनिजीकरण कहलाता है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इमोबिलाइजेशन। अगर आपको ऑप्शन में नहीं मिलता है, मैंने दोबारा बोला है, सुपरवाइजर इसमें भी आपको क्या हुआ, एक आया था कौन सा, कॉन्ट्रैक्ट वाला। कॉन्ट्रैक्ट में इंग्लिश में गलत लिख रखा तो हिंदी में क्या होगा, वो गलत हो जाता है। लेकिन वहां पर इंग्लिश वाला सही कर लिया, उसको सी से एक ही नाम दिख रहा था, कौन सा होता, कॉन्ट्रैक्ट। तो वहां कॉन्ट्रैक्ट का मतलब अलग हुआ, कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिख रखा था उसमें, कॉन्ट्रैक्ट लिख रखा था उसमें, तो उसका मतलब हिंदी वाला समझ गया आंसर कौन सा इसमें ये होगा। लेकिन हिंदी वालों के लिए क्या हो गया, संकुचित ऐसे लिखा हुआ था ना, तो आप हिंदी वाला कहां देखेगा। अगर मान लो हर सुपरवाइजर एग्जाम देखना, पिछले से पिछले बार में देखना, वहां पर हिंदी में लिख रखा था केबेज, और हिंदी में इंग्लिश में लिख रखा था, क्या लिख रखा था हिंदी में, फूल गोभी। जबकि केबेज कौन सा होता है, पत्ता गोभी होता है। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं, हमेशा इंग्लिश वालों क्या मानते हैं, सही। ये होता है सिलेक्शन का। अब जैसे आज मान लो रिजल्ट आए सुपरवाइजर का, देखना अब रहने वाले जो स्टूडेंट बच्चे कितने 0.5 एक नंबर से रहेंगे। अब उनका एक नंबर मतलब एक क्वेश्चन भी नहीं है उनका, कितना है, 1/3वां क्वेश्चन है उसका, 1/3वां क्वेश्चन। इसलिए अपने को ऐसी गलती कभी नहीं करनी। ये तब होगा जब आपका रिवाइज क्या करोगे आप बार बार, और कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा ना, इस चीज को ये कहते हैं। इसलिए अपन क्या लिख रहे हैं, इसको इंग्लिश में क्या होता है बताओ, इमोबिलाइजेशन। हो सकता है आप वहां पर आगे कि अकार्बनिक पदार्थों का कार्बनिक पदार्थों में बदलना, वहां पर खनिजीकरण हो जाए, ये आए नहीं वर्ड, तो आपको मालूम होना चाहिए क्या आना चाहिए बताइए, खनिजीकरण कहां गया, तो आप क्या जाओगे इंग्लिश में, तो इंग्लिश में आपको देगा कौन सा, इमोबिलाइजेशन। फिर आप समझोगे हाँ इमोबिलाइजेशन आ रहा है, मतलब कौन सा आएगा इसमें, ये क्वेश्चन आएगा। ये अपने को माइंड खुद को चलाना है, ठीक है। अब जो खनिजीकरण के लिए उपयुक्त क्षीण अनुपात होता है, उपयुक्त क्षीण अनुपात कितना होता है उसमें, 20:1 से क्या होगा, से कम हो गया, ठीक है। इसको ध्यान रखना डियर, मैं ऐसे भी लिख रहा हूँ, ऐसे भी आता है कई बार, इसलिए से कम को क्या लिख रहा हूं मैं ब्रैकेट में, इस वाले साइन को क्या लिखेंगे बताओ यहाँ पर, से कम। क्योंकि कई बार ऑप्शन में ऐसा आ जाता है ऐसे 20:1 से कम, 20:1 से ज्यादा, तो अपने तो क्या याद किया था हिंदी में, क्या हो गया, से कम। अब यहाँ पर कौन से वर्ड आ गए, ये वाले आ गए, तो समस्या होगी कि नहीं होगी, ये बड़ी समस्या होती है। अगर वहां पर ऐसा नहीं आता तो रेंज में क्या आएगा, 20:30:1, 20:30:1, सही समझ में आ नहीं है। अगर रेंज में पूछे तो क्या करना आपको, 20:30:1 करना है, और अलग अलग करना है तो क्या करोगे आप, 20:1 से कम। लेकिन अखनिजीकरण के लिए कौन सा होता है, वो होता है 30:1 से कम, ज्यादा, 30:1 से ज्यादा। अखनिजीकरण लिखते बताओ, 30:1 से ज्यादा होता है, समझ आ गया, कर लो कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो बताओ खनिजीकरण किसे कहेंगे, कार्बनिक पदार्थों का अकार्बनिक, और मैं तो ये अखनिजीकरण किसे कहेंगे, अकार्बनिक का कार्बनिक। मैं तो ये भी कह रहा हूं बच्चों को, आप जिंदगी में याद रखना चाहिए, अभी आप जेट लोगे कर लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं अगर सुपरवाइजर वैकेंसी आकर तो मौका नहीं छोड़ना है। मैं कह रहा हूं नौकरी 19 साल में नौकरी मिलने का मतलब होता है आपकी सैलरी बहुत खतरनाक होगी, क्योंकि आपकी 19 साल, अब जैसे मान लो मैं सुपरवाइजर हूं आज, तो मेरी ईयर मान लो 30 ईयर है, तो आप मेरे से कितने साल आगे हो, 10 साल, कितने साल हो, 11 साल आगे हो ना। 11 साल में 2 प्रमोशन हो जाते हैं, कितने प्रमोशन हो जाते हैं, 2। तो हर प्रमोशन में लगभग 20,000 बढ़ते हैं, कितने हो गए बताओ, 40,000, कम से कम 30,000 बढ़ते हैं, देख लो आप 30,000 तो आप, और प्लस बत्ता होता है हर बार 30 साल, 10 साल में तो कुछ बढ़ जाता है, महंगाई बढ़ जाती है। इसलिए हमेशा जो छोटी जॉब में लगता है ना छोटी उम्र में, उसके क्या होता है, पैसे क्या होते हैं, चाहे उसका प्रमोशन नहीं हो, क्योंकि आप 12th पास हो, और अपने को बीएससी डब्ल्यूओ के लिए क्या चाहिए, एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर चाहिए। अगर आप मान लो डब्ल्यूओ बन गए, आपका प्रमोशन होना है एओ में, तो आपको क्या चाहिए, एमएससी चाहिए, क्या चाहिए, एमएससी। इसलिए आपकी बीएससी है, तो साथ में बीएससी करते रहो, ज्वाइनिंग आई कर लो आराम से, वहां पर दे दो सर मैं 2 साल के लिए मैं नहीं ज्वाइन कर पाऊंगा, अगर आपको कॉलेज 1 से 1.5 साल का परमिशन दे देती है, कितने साल का। और अगर आप बीएससी हो तो कॉलेज आपको जो गवर्नमेंट होती है 2 साल की परमिशन दे सकती है, कितने साल की, 2 साल का आप डिग्री कर सकते हो। जैसे मान लो आपको लगा यार अब चिल करना है, खूब कमा लिया पढ़ने, तो आपने क्या करना है, एमएससी। क्यों करना है एमएससी, क्योंकि अपने को क्या चाहिए, प्रमोशन चाहिए। अब उम्र तो पहले कम ही अपनी, तो आप तो डब्ल्यूएओ से भी ऊपर जाओगे, आप जब तक जॉब लगोगे ना एओ से ऊपर जाओगे, एडी वगैरह बनोगे, उसके लिए क्या चाहिए, एमएससी। और गवर्नमेंट आपको कितने साल की छूट देगी, 2 साल की, 2 साल में विथ पेमेंट, विथ पेमेंट। अगर नहीं भी आता तो विदाउट पेमेंट आता है, तो विदाउट पेमेंट आराम से कर लेता आदमी, चलो ठीक है यार कोई बात नहीं करते हैं, क्योंकि उसका बाद में क्या होगा, प्रमोशन हो जाता है। इसलिए अपने को भी ऐसा करना, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जो भी आजकल के बीएससी कर रहे हैं, कई सारे आजकल बच्चे समझने लगे कि बीएससी के बाद क्या करना चाहिए, जॉब के लिए ट्राई करते हैं। इसलिए देखा करो आजकल के बच्चे, पहले हमारे बीएससी टाइम में हम खूब मजे लेते थे, सीनियरिटी जूनियरिटी अच्छी चलती थी, सब अपने अपना दोस्तों में रहते थे। आजकल जैसे बीएससी में सिलेक्शन होता है बच्चा कटने लग जाता है, अकेला रहना सीख जाता है, पढ़ता है। कारण क्या है, वो दुनिया को देख चुका होता है कि नहीं यार जॉब जरूरी होता है। तो आपको बोल रहा हूं, अगर आपको लगता है कि भाई मेरा कॉलेज में सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो कॉलेज आपको अच्छी कॉलेज नहीं मिली, जो भी तो तैयारी कर रहे हो ना, आप अच्छी कोचिंग नहीं मिली, वहां पर जाना जरूरी नहीं होता है। क्या करो आप, मेडिकल रिपोर्ट लगाओ और आराम से क्या करो, कोचिंग करो, कोई दिक्कत ही नहीं। अगर ज्यादा समस्या, आप अच्छे कॉलेज में सेलेक्ट होते हो, क्या ले लो, ऑनलाइन कोर्स ले लो। ऑनलाइन में नुकसान क्या होता है, ऑनलाइन नुकसान नहीं होता कि अपना कई बार मूड नहीं होता था, अपन नहीं ले पाते, और एक बार अगर छोड़ दिया ना आपने 1-2 दिन, फिर मामला क्या होता है, फिर तो बढ़ने में टाइम ही लग जाता है। फिर क्योंकि 6 क्लासें तो हो जाती है, 6 क्लासें हो जाती है, 12 और 6 वाली है, 36 18 और प्लस नोट्स निकला, तो आदमी का रूटीन आने में क्या लग जाता है उसको,
टाइम लग जाता है। और एक बार ऑनलाइन छूट जाता है ना, फिर बच्चा क्या होता है, उसको रिकवर करने में टाइम लगता है। लेकिन कई सारे ऐसे होते हैं जो नहीं सर मैं तो लूंगा क्लास, 6 घंटे तो क्लास होती है, दिन में 24 घंटे होते हैं, 6 घंटे सोया, 18 घंटे बचे, 6 घंटे वो क्लास ले लिया, 6 घंटे वो लिया तो हो गया। लेकिन अगर ज्यादा लंबे समय तक गैप हो जाता है, फिर मामला क्या होता है, फिर वो क्या करता है, नहीं यार रिकॉर्डेड देखूंगा धीरे धीरे, फिर ऐसे मामला क्या होता है, गड़बड़ होता जाता है। अगर आपको लगता है रिकॉर्डेड देखो, एक दिन पीछे की देखो आप, जैसे आज की क्लास है, आज यार लाइव नहीं देख पाऊंगा क्योंकि कई बार नेट चला जाता है, ऐसे चला जाता है, तो आप क्या करो, एक दिन पीछे छोड़ लो ना, कि मैं हरदम क्या करता हूं, एक दिन पीछे वाली क्लास लेता हूं, तो उसमें क्या रहेगा आपका, ये नहीं रहेगा नेट नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, आपने डाउनलोड किया और देखा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बीच में गैप है, नहीं देना। ऑफलाइन का फायदा क्या है, आना ही है। ऑफलाइन का क्या होता है, नहीं जाए तो यार 2 दिन नहीं जाए तो अपने लगता है यार क्यों आए, घर वालों पैसे बर्बाद करे यार, जाना चाहिए ना, बस ये फोर्स होता है और कुछ नहीं होता है। और भाई सिंपल सी बात है, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, पढ़ाई के अलावा कुछ है क्या चारा बताओ आप, नहीं है क्या, कोई नहीं अपना चारा ध्यान रखना। और स्पेशली मैं तो कहता हूँ गर्ल्स को ज्यादा पढ़ना चाहिए, आगे इनका बहुत ज्यादा स्कोप है, बहुत ज्यादा स्कोप, आप सोच भी नहीं सकते कितनी ज्यादा स्कोप है, इसलिए आप रेडी रहो, भी रेडी यार, जब भी तो खुश नजर आते हो आप। ये देखो बेचारे कैसे इनके चेहरे हो रहे हैं, ऐसे लगता है जैसे मुरझाए हुए आदमी। कोई बात नहीं, लाइफ में सभी का दिन आता है, आएगा एक दिन, आएगा अपना दिन, है ना, ये चीजें होती है। ठीक है, तो बताओ खनिज जीवन के लिए उपयुक्त क्षीण अनुपात कितना होता है, 20:1 से कम हो गया, और रेंज में कितना होगा, 20 से 30 अनुपात, और अखनिज जीवन के लिए कितना हो गया, 30 से 1 से ज्यादा। ये तो बहुत बार क्वेश्चन पूछ रखा है, ध्यान रखना, खनिज जीवन के लिए उपयुक्त क्षीण अनुपात कितना होता है, 20:1 से कम, कई बार रेंज में आ जाता है, तो रेंज में आपने करना 20 से 30 अनुपात। अब सर कैसे होता है बताओ आप, तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर मृदा में अपन क्या डाले, कार्बनिक पदार्थ, क्या डाले अपन बताओ, कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, कार्बनिक पदार्थ होता किसका स्रोत होता है, नाइट्रोजन का। किसका होता है, अभी बताया ना अपने, कार्बनिक पदार्थ से क्या बन रहा है, नाइट्रेट बनना है। ठीक है, अब कार्बनिक पदार्थ से क्या मतलब बताओ, उसमें पॉलीपेप्टाइड, क्या बनता है यहाँ पर, पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड। और पॉलीपेप्टाइड से क्या बताओ तो, एमिनो अम्ल, कौन सा बताओ, एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल। और एमिनो अम्ल से क्या बनता है बताओ, अमोनियम, क्या बनता है यहाँ पर, अमोनियम। अमोनियम का फॉर्मूला क्या हो बताओ, क्या होता है, NH4+, क्या होगा बताओ, NH4+। और अमोनियम से क्या होता है, नाइट्रेट, नाइट्राइट, कौन सा होता है बताओ, नाइट्राइट। ठीक है, और नाइट्राइट में बताओ NO2-, और नाइट्रेट का कौन सा बताओ, NO3-, नाइट्रेट। और नाइट्रेट क्या होता है, NO3-, NO3-। मतलब क्या होगा, कार्बनिक पदार्थों का अकार्बनिक पदार्थ, कौन कौन से बताओ, अमोनिया और नाइट्रेट। कार्बनिक पदार्थों का अकार्बनिक पदार्थ मतलब क्या कहलाता है, खनिजीकरण। लेकिन इस खनिजीकरण के क्या हो गए, टुकड़े हो गए। अब सबसे पहला जो चरण होता है भाई, टुकड़े कौन कौन से, एक तो होता है पॉलीपेप्टाइड से एमिनो अम्ल, क्या कहलाता है इसको, क्या बोलेंगे इसको, अमीनिफिकेशन। क्या बोलेंगे बताओ उसको, अमीनिफिकेशन, क्या बोलेंगे इसको, अमीनिफिकेशन। ठीक है, और अगर एमिनो अम्ल से अमोनिया बदलना क्या कहलाता है बताओ, अमोनिफिकेशन। क्या कहलाता है इसको, अमोनिफिकेशन, क्या कहलाता है इसको, अमोनिफिकेशन। ठीक है, और अमोनियम से नाइट्रेट बदला क्या कहलाता है बताओ, नाइट्रिफिकेशन। क्या कहलाता है इसको, नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, क्या कहलाता है, नाइट्रिफिकेशन। तापमान कितना होगा, पीएच कितना होगा बताओ, 6.5 से कितना हो गया, 7.5, और ब्रैकेट क्या लिख रहा हूं मैं, 8.5। अगर रेंज में क्या करना अपने को, 6.5 से 7.5, अलग अलग आए, 6.5, 7.5, 8.5, क्या करोगे आप, 8.5। और तापमान कितना होगा, कितना होगा तो 25 से 35 डिग्री सेल्सियस। कई जगह क्या होता है 25 से 30 होता है, कई जगह 30 से 35 होता है, इसलिए रेंज में कितना लिख दिया, 25 से 35 हो गया। अब अगर मैं पूछूं बताओ कि पॉलीपेप्टाइड से एमिनो अम्ल बदलना क्या कहलाता है, एमिनो अम्ल से अमोनियम बदलना क्या कहलाता है, और अमोनियम से नाइट्रेट बदलना क्या कहलाता है, खनिजीकरण का प्रथम चरण कौन सा होता है, अमीनिफिकेशन। और सबसे लास्ट अंतिम कौन सा बताओ, अंतिम कौन सा होता है, नाइट्रिफिकेशन। प्रथम कौन सा हो गया और लास्ट कौन सा हो गया, नाइट्रिफिकेशन, क्योंकि लास्ट यही होता है, तो कौन सा हो गया, लास्ट कौन सा हो गया, नाइट्रिफिकेशन। अब पूछे बताओ, अब जेट में क्वेश्चन पूछा गया ऐसे, सुनना क्या पूछा उसने, कार्बनिक पदार्थों का एमिनो, कार्बनिक पदार्थों का अमोनियम में बदलना क्या गलत बताओ, अमोनिफिकेशन। भाई उसने क्या नहीं किया, यहां से शुरू नहीं किया, ये भी तो क्या सारे सारे कार्बनिक है ना, तो कार्बनिक से क्या बदलना, अमोनियम बदलना। यह बोल सकता था कार्बनिक पदार्थों का अकार्बनिक बदलना, तो भी क्या कहलाएगा बताओ, अम्लीफिकेशन, अमोनिफिकेशन कहलाएगा। लेकिन वहां पर अगर खनिजीकरण आता तो क्या करते हैं अपन, खनिजीकरण है, लेकिन उसने खनिजीकरण दिया नहीं, क्या दिया डायरेक्टली बताओ, अमोनिफिकेशन, अमीनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, उपरोक्त में सभी। तो कौन सा बताओ, अमोनिफिकेशन। क्या कहलाएगा, अगर मुझे कार्बनिक पदार्थों का एमिनो अम्ल में बदलना, अमीनिफिकेशन, कार्बनिक पदार्थों का अमोनियम बदलना, और अमोनियम का नाइट्रेट बदलना, तो या तो पूछ सकता है पॉलीपेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदलना, या फिर क्या सकता है कार्बनिक पदार्थों का, समझ में आया नहीं बताओ,
यहां पर जो बैक्टीरिया होता है, यहां पर कौन सा बैक्टीरिया बताओ? नाइट्रोसोमोनास। कौन सा होता है? नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास। ठीक है, और ये क्या होता है बताओ? बैक्टीरिया। क्या होता है? बैक्टीरिया होता है। ठीक है, और ये जो होता है वो क्या होता है बताओ? यहां पर बैक्टीरिया कौन सा काम आता है? नाइट्रोबैक्टर। कौन सा बताओ? नाइट्रो, नाइट्रो कौन सा होता है? बैक्टर। और नाइट्रोबैक्टर ये भी क्या होता है बताओ? बैक्टीरिया। ये भी क्या होता है? बैक्टीरिया होता है। अब देखो कई बार सिंपल पेपर इतना बन जाता है, सिंपल सिंपल सा बन जाता है कि बताओ नाइट्रिफिकेशन में सबसे अधिक योगदान होता है फफूंद, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीट, उपरोक्त सभी बैक्टीरिया। कौन सा होता है? वहां पर बैक्टीरिया का नाम ही नहीं पूछता। क्या पूछता है वहां पर? नाम नहीं पूछता। क्या है? नाइट्रोसोना, ऐसे नहीं पूछता। ऐसे पूछता है कि खनिजीकरण में सर्वाधिक योगदान होता है बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीट, फफूंद, उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा होता है? बैक्टीरिया। नाइट्रिफिकेशन किसके द्वारा संपन्न किया जाता है? बैक्टीरिया। किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया। बताओ इसमें पूछे, बताओ अमोनियम से नाइट्राइट बदलने के लिए कौन सा बैक्टीरिया होता है? ये भी अपने पूछ लेते हैं, दो प्रकार से पूछते हैं। या तो क्या होगा डायरेक्टली क्या लिखा है बताओ? अमोनियम। अमोनियम से किसमें कन्वर्ट होगा बताओ? नाइट्रेट। ये भी क्या कहलाता है बताओ? नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। और इसको टुकड़ों में लिखे तो अमोनियम से नाइट्राइट, और नाइट्राइट से कौन सा हो गया? नाइट्रेट। बदलना क्या कहलाता बताओ? नाइट्रिफिकेशन। क्या कहलाता है? नाइट्रिफिकेशन। यहां पर कौन सा एक्स के स्थान पे कौन सा बैक्टीरिया आएगा? नाइट्रोसोमोनास। वाई के स्थान पे नाइट्रोबैक्टर। तो ये भी क्वेश्चन पूछ रखा है, ऐसे ऐसे दे देता है, फिर पूछता है एक्स के स्थान पे कौन सा बैक्टीरिया होता है? नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर हो गया। इनमें से कोई नहीं। कौन सा होता है? नाइट्रोसोमोनास। लेकिन बच्चा इतना फास्ट पढ़ता है ना, एक्स को ध्यान नहीं देता, दोनों कर देता है, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर। ऐसा आएगा क्या? नहीं आएगा ऐसा। तो ये अपने को ध्यान देना है। अब अपने को, मेरे को लगता है देखो इसको लिखाने की मैं अगर थ्योरी भी लिखाऊंगा, लेकिन यहां तक समझ में आएंगे। बताओ आप, कार्बनिक पदार्थों का सबसे पहले पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड से एमिनोमल से अमोनियम से नाइट्राइट से सबसे प्रथम चरण अमिनिफिकेशन। सबसे लास्ट कौन सा हो गया? कौन सा हो गया? नाइट्रिफिकेशन। पॉलीपेप्टाइड से एमिनोमल बदलना, एमिनोमल से अमोनियम बदलना, अमोनियम से नाइट्रेट बदलना, नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन के लिए उपयुक्त पीएच कितना होता है? 6.5 से 7.5। तापमान कितना होता है? 25 से 35 हो गया। ये तो हो गया खनिजीकरण की बात। लेकिन अपन क्या होता है, नाइट्रोजन का नुकसान इसलिए पड़ते हैं इसमें क्योंकि एक समस्या होती है इसमें भाई, इसमें अपन लगातार याद हो जाता है। अगर नाइट्रेट का, किसकी बात करें अपन? नाइट्रेट का अगर N2O गैस में बदलना, किसमें बदलना बताओ? N2O गैस में बदलना। और इस चीज को क्या, यहां पर बैक्टीरिया कौन सा बताओ? कौन सा हो गया? बेसिलस। कौन सा हो गया? बेसिलस। वह कौन सा हो गया? वह कौन सा हो गया? सूडोमोनास। बेसिलस वह सूडोमोनास। बेसिलस वह सूडोमोनास। कौन सा बैक्टीरिया का मतलब? तो बेसिलस वह सूडोमोनास। और यहां पर जो होता है इस प्रक्रिया क्या बोलेंगे बताओ? इसको बोलेंगे डीनाइट्रिफिकेशन। क्या बोलेंगे इसको बताओ? डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक है, क्या होता है बताओ? ये डीनाइट्रिफिकेशन यहां पर कहां होता है बताओ? ये वायु की अनुपस्थिति, वायु की अनुपस्थिति, वायु की अनुपस्थिति। मतलब वायु की क्या होगी? अनुपस्थिति। या बोल सकते कहां होता है बताओ? ये धान के खेत में। ठीक है, ये फिर कहां होता है? जलमग्न क्षेत्र में। कहां होता है उसको? जलमग्न क्षेत्र में होता है। तो मतलब नाइट्रेट का वायु की अनुपस्थिति में, नाइट्रेट का वायु की अनुपस्थिति में N2O गैस में बदलना। कैसे डेफिनेशन बनाओ? नाइट्रेट का वायु की अनुपस्थिति में बेसिलस व सूडोमोनास बैक्टीरिया की उपस्थिति में N2O गैस में बदलना। ये खनिजीकरण का पार्ट नहीं है, लेकिन आपने इसलिए पढ़ा था कि यहां पर याद हो जाए अपने को। ये भी कौन से बताओ? ये भी क्या होते हैं? बैक्टीरिया। ये भी क्या होते हैं बताओ? बैक्टीरिया। ठीक है, अगर नॉर्मली पूछ ले बताओ कि डीनाइट्रिफिकेशन मुख्यतः किसके द्वारा संपन्न किया जाता है? बैक्टीरिया। क्योंकि हमेशा मृदा में सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं? क्या होता है? बैक्टीरिया होता है। ठीक है, हाँ। अब देखो आप इसको समझ में नहीं, बताओ आप ये समझ में आ गया आपके? कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसकी थ्योरी लिखाएंगे अपन, यहां दिख रहा है आपको? अब बताओ एक बार और बताओ आप। कार्बनिक पदार्थ से पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड से एमिनोमल से अमोनियम से नाइट्राइट से अमोनियम से नाइट्रेट बदलना, नाइट्रेट। पॉलीपेप्टाइड से एमिनोमल में, एमिनोमल से अमोनियम बदलना। खनिजीकरण का प्रथम चरण, सबसे अंतिम चरण ये नहीं होता अंतिम चरण, ध्यान रखना। कई बार बच्चे इसको कोई कर देते हैं। और नाइट्रेट का वायु की अनुपस्थिति में N2O गैस में बदलना। कौन सा बैक्टीरिया काम आता है? बेसिलस व सूडोमोनास। नाइट्रिफिकेशन में कौन से बैक्टीरिया काम आते हैं? नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रिफिकेशन कौन से होते हैं? नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोसोम अगर बात करें नाइट्रिफिकेशन पीएच कितना होता है? 6.5 से 7.5। ठीक है, और तापमान कितना होता है? 25 से 35। 25 से कितना हो गया? 35। ये चीज समझ में आएगी बताओ?
कर लो, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। ये हो गया अपना, किसकी बात करें अपन, खनिजीकरण की बात करें, ठीक है। एक बार लिखो, आप हेडिंग डालिए अपनी खनिजीकरण, लिखो इसमें कार्बनिक पदार्थों का अकार्बनिक पदार्थों में बदलना, कार्बनिक पदार्थों का अकार्बनिक पदार्थों में बदलना, कार्बनिक पदार्थों का अकार्बनिक पदार्थों में बदलना, कार्बनिक पदार्थों का अकार्बनिक पदार्थों में बदलना खनिजीकरण कहलाता है, खनिजीकरण कहलाता है। कार्बनिक पदार्थों का अकार्बनिक पदार्थों में बदलना खनिजीकरण कहलाता है। देखो नेक्स्ट, अब देखो इसमें अकार्बनिक पदार्थों का कार्बनिक पदार्थों में बदलना, देखो नेक्स्ट, अकार्बनिक पदार्थों का कार्बनिक पदार्थों में बदलना, अकार्बनिक पदार्थों का कार्बनिक पदार्थों में बदलना, अकार्बनिक पदार्थों का कार्बनिक पदार्थों में बदलना अखनिजीकरण कहलाता है, अखनिजीकरण कहलाता है। अकार्बनिक पदार्थों का कार्बनिक पदार्थों में बदलना अखनिजीकरण कहलाता है, अखनिजीकरण कहलाता है, ठीक है। अब इसको लिख लो, इस वाले रिएक्शन को लिख लो, ठीक है। संडे को क्लास नहीं होगी, संडे क्लास लेना चाहोगे क्या? एक दिन तो रेस्ट लेने दो साहब, हमारे को लेने दो यार, हम भी चाहते कहीं जाके चिल करके आए, सही बात है कि घूम के आए कहीं, सही बात है, घूम के आए, एक दिन रेस्ट किए, नहीं तो क्या डेली डेली आदमी, अगर संडे नहीं हो तो आदमी मर जाए, क्योंकि आदमी क्या चाहिए, एक आशा रहती है भाई संडे कब आएगा, सही बात है कि नहीं। और अगर मान लो अपना डेली डेली, अभी चलो ठीक है जॉब के लिए बढ़े थे, अपने क्या अभी इच्छा है यार पढ़े पढ़े पढ़े, लेकिन ये 12th में कंडीशन क्या थी मालूम आपकी, हे भगवान कब खत्म होगा रे तो ये चीजें होती है, वो क्या होता है, डिपेंड करता है, जिस जैसे एज बढ़ेगी ना आपको, तो ये लालसा खत्म हो जाएगी आपकी, यार ऐसा ऐसा लोगोगे नहीं यार, ऐसा नहीं होना चाहिए, टाइम ऐसा है। अभी क्या है, अभी समझते नहीं, धीरे धीरे समझोगे आप, ठीक है। अब लिखो खनिजीकरण के लिए उपयुक्त सी एन अनुपात, खनिजीकरण के लिए उपयुक्त सी एन अनुपात, खनिजीकरण के लिए उपयुक्त सी एन अनुपात, खनिजीकरण के लिए उपयुक्त सी एन अनुपात बराबर क्या लिखोगे, 20:1 से कम। और मैं दोबारा बोल रहा हूं, रिस्क मत लेना, इसको ये वाला साइन लगाना, 20:1 से कम, समझ रहे हैं दोनों, हाँ 20:1 से कम, इसका मतलब ये साइन भी किसका है, से कम का है। एक बार लिखो, फिर नीचे लिखाऊंगा, या क्या लिखोगे, इससे नीचे वाली लाइन में क्या लिखोगे बताओ, क्या लिखोगे, 20 से 30:1, 20 से 30:1 बराबर लिख, या लिखिए, समझ गए ना आप। या तो ऑप्शन में क्या आएगा, 20:1 से कम होगा, या फिर क्या आएगा 20 से 30:1, इसका से है मतलब, है ना, समझ गया ना इसका, 20 से 30:1, 20 से 30:1। लिखो नेक्स्ट, अखनिजीकरण के लिए उपयुक्त सीन अनुपात, अखनिजीकरण के लिए उपयुक्त सीन अनुपात, अखनिजीकरण के लिए उपयुक्त सीन अनुपात, अखनिजीकरण के लिए उपयुक्त सीन अनुपात,
30:1 से अधिक, से अधिक भी लिख लेना, से अधिक, 30:1 से अधिक, 30:1 से अधिक, समझ गया ना। एक निजी के लिए कितना हो गया, एक नहीं कभी 30:1 से अधिक। ध्यान रखना ये साइन का कई बार अपन भूल जाते हैं क्योंकि ये ऐसा ही है। कारण क्या है, जिसमें बोलो आपको 3 और ये लिखो तो बड़ा कौन सा इसमें बताओ, ए वाला या फिर बी वाला, बड़ा कौन सा है, बड़ा, इसलिए मैं बोल रहा हूं बड़ा वाला कौन सा है, ए वाला है। लेकिन यहां पर क्या है, इसका मतलब क्या होगा, चीज छोटा है जिससे क्या है बड़ा है, इसका मतलब ये चेंज हो जाता है, डिपेंड करता है। और ये ऐसे हो गया मतलब क्या हो गया, कम हो गया, वो बराबर के निशान के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए इसको लिखना जरूर क्योंकि अपने को मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें लिख लो आप, इसको थोड़ा मैं ब्रॉड कर देता हूं, इसके लिए लाइन हो जाएगी एक, अगर मान लो आप लिखना चाहो तो बढ़िया रहेगा, एक में आ जाए तो मैं ऊपर कर दूंगा, एक बार यहां तक लिखो आप एक बार। थोड़ा ऊपर कर दो, मैं लिख लिया ना, कार्बनिक पदार्थ पॉलीपेप्टाइड। बड़ा सा नोटबुक में थोड़ा ज्यादा ले लेती, आ जाएगा इसमें पूरा, क्या बात है, तूने टुकड़ों में तोड़ दिया इसको। इतना तो घर वाले पैसे देते होंगे, नहीं देते हैं, नहीं देते, कितने पैसे घर वाले फुल, तो मैंने बोला ना एक में लिखो इसको। आज 1 घंटे गैप था आपका ना, पढ़ाई की हो गया आपने, ठीक नहीं की, 1 घंटे गैप था ना, मेरी क्लास नहीं लिखी ना बीच में, शुरू वाले फर्स्ट वाला टाइम में।
वायु की अनुपस्थिति हो गया या धान हो गया, फिर क्या होगा, जलमग्न। क्या लिखा हुआ है, जलमग्न। लिख लिया, पीछे लिखो, कोई दिक्कत नहीं। वायु की अनुपस्थिति या धान या जलमग्न। ये क्या लिखा होता है, बेसिलस व सूडोमोनास। ये नाइट्रोबैक्टर, तो ये कौन सा होता है, नाइट्रोसोमनास। लिख लिया, लिखो लिखो, अब देखो, एक बार देख लो इसको, कहीं गलती नहीं किया हो मैंने। कार्बनिक पदार्थ लिख रखा ऊपर, फिर क्या लिख रखा है, पॉलीपेप्टाइड, एमिनोमल, अमोनियम, नाइट्राइड, नाइट्रेट, एंडो गैस, नाइट्रोसोमनास, नाइट्रोबैक्टर, बेसिलस व सूडोमोनास, बैक्टीरिया बैक्टीरिया लिखा हुआ उसमें। ये क्या लिखा हुआ है, डीनाइट्रिफिकेशन, वायु की अनुपस्थिति, क्या लिखा है, धान या जलमग्न। नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, 6.5 से 7.5, बैगन क्या हो गया, 8.5, तापमान 25 से 35 डिग्री सेल्सियस। और कौन सा हो गया, अंतिम हो गया, फर्स्ट कौन सा हो गया, एमिनोमल। अब लिखो इसके नीचे, इसी को देख के लिखेंगे अपन, ठीक है। लिखो, कार्बनिक पदार्थ या, लिखो कार्बनिक पदार्थ या कार्बनिक पदार्थ या पॉलीपेप्टाइड का, कार्बनिक पदार्थ या पॉलीपेप्टाइड का एमिनो अम्ल में बदलना। कार्बनिक पदार्थ या पॉलीपेप्टाइड का एमिनो अम्ल में बदलना, एमिनो अम्ल में बदलना एमिनिफिकेशन कहलाता है। कार्बनिक पदार्थ या पॉलीपेप्टाइड का एमिनो अम्ल में बदलना अमिनिफिकेशन कहलाता है, अमिनिफिकेशन कहलाता है। अब लिखो उसमें, लिखो उसमें, यह खनिजीकरण का प्रथम चरण होता है। 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 लिखो नेक्स्ट, कार्बनिक पदार्थों का एमिनो अम्ल। लिखो, कार्बनिक पदार्थ या एमिनो अम्ल, कार्बनिक पदार्थ या एमिनो अम्ल का, कार्बनिक पदार्थ या एमिनो अम्ल का अमोनियम में बदलना, अमोनियम में बदलना, अमोनियम में बदलना अमोनिफिकेशन कहलाता है। अमोनिफिकेशन कहलाता है। कार्बनिक पदार्थ या एमिनो अम्ल का अमोनियम में बदलना अमोनिफिकेशन कहलाता है। अमोनिफिकेशन कहलाता है। अमोनिफिकेशन कहलाता है। देखो नेक्स्ट, अमोनियम का नाइट्रेट में बदलना, अमोनियम का नाइट्रेट में बदलना, अमोनियम का नाइट्रेट में बदलना नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। अमोनियम का नाइट्रेट में बदलना नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। अमोनियम का नाइट्रेट में बदलना नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। देखो नेक्स्ट, यह खनिजीकरण का अंतिम चरण होता है। यह खनिजीकरण का अंतिम चरण होता है। यह खनिजीकरण का अंतिम चरण होता है। इसको लिख लो, ये एक्स रे क्या है, वाई, ऐसे आ सकता है, ऐसे रिएक्शन भी आ सकती है वहां पे एग्जाम में, ऐसी भी आ सकती है। ऐसे लिखे एक्स वाई दे देंगे भाई, क्या कौन से एक्स के स्थान पे क्या बैक्टीरिया आएगा, वाई के स्थान पे क्या, ऐसे रिएक्शन दे देंगे, फिर पूछेंगे एक्स के स्थान पे कौन सा बैक्टीरिया आएगा, या फिर ऐसे दे देंगे अमोनियम से नाइट्रेट, ऐसे लिखा जाएगा। प्रक्रिया को कहा जाता है, क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रोसोमनास। लिख लो इसको।
लिख लिया? लिखो लिखो। डन। क्या लिख रहे हो? अमोनियम से नाइट्रेट बनाना। खनिज कण का कौन सा है? अंतिम। कौन कौन से बैक्टीरिया काम आते हैं? नाइट्रोसोमास और नाइट्रोबैक्ट। अब लिखो नेक्स्ट। यहां का इसको ध्यान रखना, पीएच नहीं लिखा रहा हूं क्योंकि यही लिखा हुआ है, ठीक है। लिखो नाइट्रेट का, लिखो नेक्स्ट पॉइंट डालो। नाइट्रेट का वायु की अनुपस्थिति में, नाइट्रेट का वायु की अनुपस्थिति में, नाइट्रेट का वायु की अनुपस्थिति में N2O गैस में बदलना। नाइट्रेट का वायु की अनुपस्थिति में N2O गैस में बदलना। नाइट्रेट का वायु की अनुपस्थिति में N2O गैस में बदलना डीनाइट्रिफिकेशन कहलाता है। डीनाइट्रिफिकेशन कहलाता है। नाइट्रेट का वायु की अनुपस्थिति में, क्या लिख रखा मैं बताओ? नाइट्रेट का वायु की अनुपस्थिति में, नाइट्रेट का वायु की अनुपस्थिति में N2O गैस में बदलना डीनाइट्रिफिकेशन कहलाता है। देखो नेक्स्ट। डीनाइट्रिफिकेशन में बेसिलस व सूडोमोनास, डीनाइट्रिफिकेशन में बेसिलस व सूडोमोनास, बेसिलस व सूडोमोनास बैक्टीरिया काम आते हैं। डीनाइट्रिफिकेशन के लिए बेसिलस व सूडोमोनास बैक्टीरिया काम आते हैं। बेसिलस व सूडोमोनास बैक्टीरिया काम आते हैं। देखो नेक्स्ट। धान के खेत में, नेक्स्ट लिखो। धान के खेत में सर्वाधिक नाइट्रोजन का नुकसान। धान के खेत में सर्वाधिक नाइट्रोजन का नुकसान। धान के खेत में सर्वाधिक नाइट्रोजन का नुकसान डीनाइट्रिफिकेशन के रूप में होता है। धान के खेत में सर्वाधिक नाइट्रोजन का नुकसान डीनाइट्रिफिकेशन के रूप में होता है। धान के खेत में सर्वाधिक नाइट्रोजन का नुकसान डीनाइट्रिफिकेशन के रूप में होता है। धान के खेत में सर्वाधिक नाइट्रोजन का नुकसान डीनाइट्रिफिकेशन के रूप में होता है। लिखो नेक्स्ट। धान के खेत में सर्वाधिक मीथेन गैस निकलती है। धान के खेत में सर्वाधिक मीथेन गैस निकलती है। CH4 है ना, लिख रखा है मैंने। धान के खेत में सर्वाधिक मीथेन गैस निकलती है। धान के खेत में सर्वाधिक मीथेन गैस निकलती है। देखो समझो क्या कह रहा हूं मैं। धान के खेत में कौन सी अधिक गैस निकलती है? मीथेन। लेकिन नाइट्रोजन युक्त गैस की प्रोसेस कौन सा होता है? N2O गैस। कौन सी होती है? तो कई बार बहुत क्वेश्चन पूछता है कि धान के खेत में सर्वाधिक कौन सी नाइट्रोजन युक्त गैस निकलती है, तो सर्वाधिक पढ़ लेते लेकिन नाइट्रोजन को नहीं पढ़ते और डायरेक्टली टिक किसके लगा देते हैं? मीथेन। जबकि कौन सा है बताओ? N2O। और सर्वाधिक गैस कौन सी निकलती है बताओ? मीथेन निकलती है, CH4 निकलती है। ये बताएंगे CO2 वाला कौन सा होता है? CO2 होता है। कौन सी हरित गृह गैस होती है, कौन सी नहीं होती है, ये करना पड़ेगा। और धान के खेत में सर्वाधिक पानी का नुकसान किसके रूप में होता है? और पानी का नुकसान परकोलेशन। क्या होता है? परकोलेशन। भाई अपन धान की बात ही कर रहे हैं तो कर लेंगे। धान के खेत में सर्वाधिक नाइट्रोजन युक्त गैस कौन सी निकलती है? N2O। धान के खेत में सर्वाधिक गैस कौन सी निकलती है? मीथेन। और धान के खेत में सर्वाधिक पानी का नुकसान किसके द्वारा होता है? परकोलेशन। क्या होता है? देखो आप, धान के खेत में सर्वाधिक पानी का नुकसान, धान के खेत में सर्वाधिक पानी का नुकसान, धान के खेत में सर्वाधिक पानी का नुकसान परकोलेशन के रूप में होता है। धान के खेत में सर्वाधिक पानी का नुकसान परकोलेशन के रूप में होता है। धान के खेत में सर्वाधिक पानी का नुकसान परकोलेशन के रूप में होता है। परकोलेशन के रूप में होता है। धान के खेत में सर्वाधिक पानी का नुकसान परकोलेशन के रूप में होता है। ठीक है डियर, फिर अपन कल पढ़ाएंगे जब। ठीक है, एक बार इसको पढ़ो, समस्या आएगा एक बार देखो, क्योंकि आज रिजल्ट आया है प्री पीजी।
कितनी तारीख है आज? 6/7/24। ऑनलाइन में कोई प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? बताओ, देखो किसी को प्रॉब्लम है? आप छुट्टी है आपकी? क्या क्लास लगती? कुछ नहीं लगती क्लास, इसमें थक जाते हो क्या आप? हॉस्टल रहते हो ना आप सभी? हॉस्टल में आप नहीं रहते हो? आप सभी हॉस्टल में अकेले रहते हो? आप रूम पे कौन कौन रहता है? आप रहते हो? रूम पे जाके सल्टाओगे। आपको टेंशन तो यही है कि सब्जी क्या बनाई। मुझे मालूम है, रूम पे एक ही टेंशन होती है, वो क्या होती है? सब्जी की होती है। ये होता बनाए तो बनाए क्या, इसलिए हमेशा दाल रखो, मिक्स दाल। तो कोई बात नहीं, तो रूम का मतलब ही क्या होगा? रूम पे जब तक खुद नहीं बनाए मतलब है क्या? कोई बताओ। रूम में क्या होता है, कभी भी ऐसा हो तो आलू लेके आओ, ठीक है? आलू टमाटर रहना चाहिए, थोड़ा नींबू रहना चाहिए, और बाकी क्या रहना चाहिए बताओ? दाल रहनी चाहिए। कोई टेंशन नहीं, बात बस ज्यादा हो तो बस ये सबसे बेस्ट है, अपने वेजिटेबल्स ध्यान रखना, सस्ती और टिकाऊ, कोई कमी नहीं आएगी। आलू में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। और बताओ उसमें क्या होगा? प्रोटीन। मामला सेट, उसमें कमी नहीं आएगी आपकी। ऑनलाइन और ऑफलाइन, हाँ, सब्जी की टेंशन, नली टेंशन। हाँ देख लो, सही बोल रहा है। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों को सेम टेस्ट उतरी है।